नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है हमारी फेसबुक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम के माध्यम से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से हम राजनीतिज्ञ से लेकर के शिक्षा के अहम मुद्दों को विशेष दौर से लोगों के बीच रखते रहे हैं। पहले हमने राजेंद्र शाह का फेसबुक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विचार सुने, उनके विचार साझा किए दर्शकों तक। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं जिनका मैं परिचय आपको दे देता हूं। हरियाणा के अंदर एक शिक्षा चौपाल नाम से सुप्रसिद्ध कार्यक्रम उनका चलता है। गांव-गांव से हम जहां से भी हम लोग गुजरे तो एक शिक्षा चौपाल नाम की एक अलग सी चीख या फिर आवाज़ हम लोगों को सुनाई दी। हमने रिसर्च किया तो पाया कि प्रदीप जी स्वामी हैं जो हिसार के संकल्प एकेडमी के अंदर वहाँ बच्चों को बायोलॉजी एक्सपर्ट है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, टीचिंग करवाते हैं। आज हमारे खास मेहमान हमारे लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं इस मंच से आप सभी को, सभी दर्शकों को कोटि कोटि साधुवाद करते हुए इस कोरोना महामारी के समय आप जैसे जो युवा साथी कोरोना वॉरियर के तौर पे काम कर रहे हैं, जो एडमिन का स्टाफ है, पुलिस पर्सन है, डॉक्टर हैं, पैरामिलिट्री स्टाफ है, उन सभी को कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आपसे आज के इस कार्यक्रम में रूबरू होना चाहूँगा। आपने शिक्षा चौपाल के बारे में कहा, मैं शिक्षा चौपाल के मुद्दे पे केवल इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा चौपाल हमारा एक वो कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण परिवेश की कोई भी प्रतिभा समय रहते शिक्षा में हो रहे नवाचारों के प्रति जागरूक हो, अपने करियर के ऑप्शन के बारे में जागरूक हो और माता पिता के सीने में पल रहे सपनों से रूबरू हो। वो उस जज्बात को समझे कि घर की रसोई में काम कर रही माँ केवल खाना नहीं पका रही है, घर की रसोई में उसकी माँ के सीने में जज्बात पनप रहे हैं। वो इस बात से रूबरू हो कि फटी एड़ियाँ लेके पापा जब खेत जाते हैं, पसीने में डूबी हुई, पसीने में भीगी हुई कमीज़ लेके जब घर वापस आते हैं तो उनके सीने में जो एक भाव है अपनी औलाद के लिए, उन भावों से जोड़ने के लिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। हमारा इंस्टीट्यूट मुख्यतः जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा के अंदर बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट आवर्स एकेडमी के नाम से है। हमने नीट और आईआईटी के बच्चों की तैयारी करने के लिए संकल्प इंस्टीट्यूट खोल रखा है। और आपके राजस्थान में जिस तरह जेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह हमारे यहाँ एचयू का एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, उसके लिए हमारा बल्क में काम रहता है। नीट के अंदर भी लास्ट ईयर 2 साल पहले हमने एक प्रयास शुरू किया संकल्प एकेडमी के नाम से। उससे हमने ऑल इंडिया लेवल पे 17वीं रैंक तक हम पहुँचे हैं और ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट में हम दूसरी रैंक तक हमारा बच्चा पहुँचा है। तो ये एक शिक्षा चौपाल का मंच जो है, जो हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हमारे इंस्टीट्यूट के ओनर सुरेंद्र जी पूनिया और अनूप जी पूनिया का एक ही मकसद है कि हम खुद ग्रामीण परिवेश से निकले हैं, भगवान ने हमें सक्षम किया है। तो ग्रामीण परिवेश का कोई भी बच्चा शिक्षा में किसी भी तरह के हो रहे नए प्रयोगों से, नए जो करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं, उनकी जानकारी के अभाव में कहीं अपने करियर बनाने की मुहिम में पिछड़े नहीं, वंचित ना हो, तो उसके लिए हमने एक अलग जागरण का ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका नाम हमने शिक्षा चौपाल रखा। इस नामकरण के पीछे भी एक बड़ा देसी सा मतलब एक वाकया जुड़ा हुआ है। हमारा साथी है इस कार्यक्रम को जो होस्ट करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं तो कुछ देर के लिए जाता हूँ, कपिल भाई है, वो उत्तर भारत के अच्छे मोटिवेटर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए एक ऐसा नाम रखें जिसमें हर आदमी के लिए एक अट्रैक्शन हो। समाज के अंदर अलग अलग समाज के तबकों की चौपाल होती है, कहीं खाप पंचायतें होती हैं, कहीं स्पेशल कास्ट के नाम से चौपाल होती है। हम इसको एक यूनिवर्सल नाम दे देते हैं शिक्षा चौपाल। तो ऐसे करके ये मुहिम शुरू की। भगवान की दया से ये कार्यक्रम सफल रहा। हम पिछले सेशन में 150 से 250 गाँव में गए, लगभग लाख बच्चों को हमने हमारी बात समझाने का प्रयास किया। काफ़ी बदलाव भी देखने को मिला और उसकी खुशबू जो है वो आप तक पहुंची। ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी प्रदीप जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। शिक्षा चौपाल अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है और आपने पहले भी जिक्र किया है कि अलग अलग चौपालों के नाम से प्रोग्राम शुरू होते हैं। शिक्षा चौपाल के दरअसल मायने क्या है? आज उन विद्यार्थियों को आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे जो शिक्षा चौपाल से जुड़ने के बाद अपने आप में ऐसा समझे कि हम लोग भविष्य को निखार चुके हैं? उन लोगों के लिए आप विशेष रूप से क्या कहना चाहोगे? शिक्षा चौपाल के मंच से हम कुछ किस्से उन बच्चों के शेयर करते हैं जो हमारे पास आए और जिन्होंने पढ़ाई की। आज के दौर में बहुत से एस्पेक्ट हैं जहाँ बच्चे
अपने अभिभावकों से छोटी छोटी चीज़ों के चलते दूर हो रहे हैं। हमारा मेन मकसद है बच्चों को सबसे पहले अपने अभिभावकों से जोड़ा जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज की इस मॉडर्न कल्चर के अंदर, मोबाइल कल्चर के अंदर, किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रेशर में नहीं आप बांध सकते, प्रेशर बाउंडेशन के साथ कोई काम नहीं करवा सकते। लेकिन बच्चे के सीने के अंदर यदि माँ बाप के प्रति भावों का अलग जागरण हुआ तो वो निश्चित तौर पर एक अलग दिशा में काम करेगा, एक निश्चित तौर पर सफलता की ओर चलेगा। और इसके लिए हमने कुछ किस्से उठा रखे हैं। जैसे हम शिक्षा चौपाल के मंच से बात करते हैं कि जो हुआ किस्सा है, मैं बताना चाहूँगा। आज से 22 साल पहले राजस्थान के जो सीकर जिला है, वहाँ कलेक्टर मधुकर जी गुप्ता थे, मैं वहाँ पढ़ता था। उनकी वाइफ भी IAS हैं, किरण सोनी गुप्ता। आज मधुकर जी हिंदुस्तान की हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उनको मैंने सुना, उनको सुनने के बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर गाइडेंस के लिए आए। मैंने उनको सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतनी ऊंची रैंक पे आए, कंपटीशन को फाइट किया, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपने तैयारी की? तो उन्होंने कहा कि यार मैंने स्पेशल तैयारी तो कहीं से की नहीं। तो मैंने बड़े मन से पूछा कि स्पेशल तैयारी नहीं की, इतनी अच्छी रैंक आई आपकी, तो निश्चित तौर पे आपका मोटिवेशन बढ़ा रहा होगा। तो उन्होंने कहा यार एक छोटा सा किस्सा था, वहीं से शुरुआत हो गई। तो मैंने उनसे किस्सा वो पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, आप सोचिए कि 8वीं क्लास से एक सीनियर IAS बनने की कहानी कैसे गढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे गांव में एक सरकार का प्रोग्राम था। उस सरकार के प्रोग्राम में एक अधिकारी आए। मैंने देखा उन अधिकारी के आगे एक पुलिस की गाड़ी है, पीछे एक पुलिस की गाड़ी है, पुलिस का बंदा ही उनको मैनेज कर रहा। तो मैं जब 8वीं में था तब तक मैंने ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी के तौर पे देखा कि गांव में तब तक पुलिस नहीं आती थी। गांव में कभी एक आदमी भी पुलिस का आता था तो बड़ी हेजिटेशन होती थी। तो मुझे लगा कि एक आदमी के नाम पुलिस की वर्दी से हम डरते हैं और एक आदमी के आगे पीछे इतनी पुलिस है, तो डेफिनेटली ये आदमी बड़ा है। तो मैं मेरे बाबा के साथ उस प्रोग्राम में गया हुआ था। बाबा से मैंने पूछा कि बाबा ये कौन है? तो बाबा ने कंधे पे हाथ रखा हुआ था, धीरे से हाथ का वजन बढ़ाते हुए बड़े भावुक शब्दों में उन्होंने बताया कि कंधे पे हाथ का वजन थोड़ा सा बढ़ाते हुए और गले को थोड़ा भारी करते हुए कहा कि यार मधु, ये यहाँ का कलेक्टर है, तू भी ऐसा ही बनी हो। बोले मैंने तो उसी दिन तय कर लिया कि कलेक्टर बनेंगे या कलेक्टर से बड़ा बनेंगे। भगवान ने मेरी मेहनत को फल दिया और आज कई कलेक्टर मेरे नीचे काम करने की स्थिति में होंगे। तो ये चीज़ हम उन बच्चों को केवल एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने मम्मी पापा के जो मूक ख्वाब हैं, जो उनकी आंखों में पल रहे सपने हैं, हर पिता, हम क्या है कि मध्यम वर्गीय तबके से आते हैं। मध्यम वर्गीय तबके के लोग अपने पिता को लोग अपने बच्चे को रोज गले लगा के नहीं कह सकते कि मैं तुझे ये बनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। वो हमें खुद को ही समझना पड़ेगा। हमारे पिता जब टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में जब कोई अच्छा कैरेक्टर चल रहा होता है, अखबार में कोई अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे की फोटो आई हुई होती है, तो वो उसको बड़े गौर से सहेजते हैं, गौर से देखते हैं। और वो जब देख रहे होते हैं तो आंखों में एक सपना सहेज रहे होते हैं, सपना पाल रहे होते हैं कि मेरी औलाद भी ऐसी बने। मैं आपको किसी और की क्यों बताऊं? मैं एक 6 साल की बेटी का बाप हूं। मैं पिछले 6 साल में, मेरी डेली 4 से 5 क्लास होती है, मैं पिछले 6 साल में जब भी क्लास में गया हूँ, मुझे किसी बच्चे ने अच्छा जवाब दिया, मुझे कोई बच्ची अच्छी ड्रेस कोड में दिखी, कोई बच्ची अच्छे संस्कारों में दिखी। जब मैंने किसी बच्ची में अच्छा कैरेक्टर देखा है, मैंने भगवान से कुछ देर के लिए प्रार्थना की है कि भगवान मेरी बेटी को ऐसा बनाना। मैं उस बच्ची के चेहरे में मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेट है कि आपके जो भी मेरे श्रोता सामने बैठे हैं, जो भी मेरे बच्चे सुन रहे होते हैं, उनसे एक ही अपील होती है कि आप किसी और के लिए काम करें या ना करें, आप अपने माँ बाप के सपनों के लिए काम करें। उनकी सहकुशलता जो है, बच्चों की सहकुशलता जो है, वो डेफिनेट सा इशू है कि डेफिनेट बात है कि आपके मम्मी पापा के द्वारा पता नहीं कितनी ही मूक पत्थर की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के आंखों में पानी ला के की गई प्रार्थना के बदले आप सहकुशल हो।
उन प्रार्थनाओं को मान देने की जिम्मेदारी आपकी है। उन प्रार्थनाओं को यदि आप मान नहीं देते हैं, छोटे मोटे मोबाइल कल्चर के चलते, छोटे मोटे खेल कल्चर के चलते, स्कूटी कल्चर के चलते, फ्रेंडशिप कल्चर के चलते, बाइक कल्चर के चलते, गेम कल्चर के चलते आप यदि इमोशन को नहीं समझते हैं तो ये एक बड़ी भूल है। मेरा ये मानना है, मैं 15 साल से टीचिंग के पेशे में हूँ, मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा जो अपने पेरेंट्स के इमोशन के प्रति अवेयर है वो कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। और मैंने एक भी बच्चे को पिछले 15 साल में कामयाब होते हुए नहीं देखा। हो सकता है वो एकेडमिक में पिछड़ गया हो। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति अवेयर हैं वो एकेडमिक में पिछड़ने के बावजूद अपनी आजीविका अच्छी कमा रहे हैं, लेकिन मैंने एक भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो इंटेलिजेंट भले ही था लेकिन जो पेरेंट्स के इमोशन के प्रति अवेयर नहीं था, वो एक भी कामयाब नहीं हुआ। ऐसे तमाम बच्चों के किस्से हम शिक्षा चौपाल के मंच से शेयर करते हैं। आज के दिन मोबाइल कल्चर एक बड़ी समस्या है। एक मोबाइल एक बहुत बड़ा जहर हमने बच्चों के हाथ में दे रखा है। लेकिन मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि 4 साल पहले मेरे पास टोहाना से एक गुड़िया पढ़ने आई। टोहाना में फल मंडी है, 5 नंबर दुकान उनके उस बच्ची के पिता की दुकान है। वो 4 साल मेरे पास पढ़ी। लास्ट के टाइम उसका मोबाइल ख़राब हो गया तो वो मेरे पास आई कि सर फ़ोन करना है मुझे, एक बार फ़ोन दीजिए। उसने अपनी मदर को फ़ोन किया कि मम्मी फ़ोन भिजवा दो, मेरे फ़ोन में पानी डल गया। कोई बात नहीं। उसकी मौसी जी हिसार रहते थे। आधे पौन घंटे के बाद उसकी मौसी का बेटा भाई आया, वो मोबाइल दे गया। तो मैंने उसको बुला के वो मोबाइल दे दिया। वो 5 मिनट बाद फिर आई कि सर अपना मोबाइल दो, मुझे फ़ोन करना है। तो मैंने दिया। मेरे सामने उसने फ़ोन किया, मम्मा आपने मेरे को मल्टीमीडिया मोबाइल क्यों भिजवा दिया। मेरी आंखें खुली थी, भावुक था मैं कि भाई आज की जनरेशन में मल्टीमीडिया मोबाइल देने के नाम पे बच्चे से कुछ भी करवा लो, ये आए हुए मोबाइल को रिटर्न कर रही है। मुझे वो बड़ी बात लगी। लेकिन बड़ी बात मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि उस बच्ची की ऑल इंडिया लेवल पे 14.5 लाख बच्चों में 17वीं रैंक आई। इसी का कामरा नाम की वो बच्ची थी। तो ये जो मोबाइल का जहर है, आप अब सोच के देखिए कि वो मल्टीमीडिया मोबाइल से दूरी नहीं थी, वो उसका अपनी मम्मी पापा के सपनों के प्रति कमिटमेंट था कि ये मोबाइल मुझे ख़राब ना करे, ये मेरे सपनों को, मेरे पेरेंट्स के प्रति मेरे इमोशन को कहीं कमज़ोर ना कर दे। तो मैं तमाम बच्चों से यही कहना चाहता हूँ इस आपके मंच से कि वो किसी और के प्रति अवेयर हों ना हो, अपने पेरेंट्स के प्रति अवेयर हों, अपने सपनों के प्रति अवेयर हों। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति अवेयर होते हैं, जो उनकी पीड़ा के प्रति अवेयर होते हैं, जो उनके भावों के प्रति एक झिझक रखते हैं कि मैं सुबह यदि लेट उठा, मैंने आज यदि काम नहीं किया तो मेरे मम्मी पापा पीछे रह जाएंगे। जो लोग इस झिझक के साथ सोते उठते बैठते खाते पीते हैं, वो कभी भी दुनिया में नाकामयाब नहीं होते। और इन्हीं इमोशंस के बॉन्ड को और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा सांकेतिक कहानी मैं बच्चों को सुनाता होता हूँ। वो कहानी भी मैं आपके बीच सुनाना चाहूँगा। मैंने ये कहानी किसी एक बड़े कवि के यहाँ से सुनी हुई है। कहानी क्या है कि इस एक कहानी के बदले मुकेश जी मैंने कई डॉक्टर बनते हुए देखे हैं। इस एक कहानी के बदले मैंने बच्चों की आंखों में आए हुए पानी में मेल धुलते हुए देखा है। उनके जो भी उनके सपनों से दूर करने वाले सारे फैक्टर मैंने आंखों के पानी के साथ निकलते हुए देखे हैं। कहानी क्या है, एक छोटी सी सांकेतिक कहानी है कि एक किसान था। उस किसान के पास खेत का छोटा टुकड़ा, वो खेत में काम करता। सांझ के समय जैसे अपन देखते हैं ग्रामीण परिवेश में किसान भाई कभी ताश खेल लेते हैं, कभी भजन गा लेते हैं। खेत उसका गांव से थोड़ा दूर था, कभी कभार वो गांव आता, कभी वो खेत में रहता। वो जब भी खेत में रहता तो उसको गाने का शौक था। वो खेत में रहता तो उसके घर में छोटा ढोलक वो गले में डाल लेता, खेत के चारों तरफ घूमता रहता, उसको बजाता रहता, गाता रहता। 2 काम हो जाते, खेत की रखवाली हो जाती और उसका शौक भी पूरा हो जाता। उसने देखा कि जब भी वो ढोल बजाता है, उसके घर में एक छोटा बकरी का बच्चा उसके आगे आगे आके नाचने लगता है। वो कोई गीत गाए तो भी वो नाचे, वो ढोल बजाए तो ढोल की थाप तेज करे तो भी वो नाचे, कम करे तो भी वो नाचे, जैसे ही बंद करे वो बैठ जाए। किसान कई दिन इस प्रक्रिया को देखता है। वो गीत, गज़ल, भजन, रागनी सब पे उस बकरी के बच्चे के एकदम ढोल की थाप कम ज़्यादा के हिसाब से उस टोन के अंदर वो नाचते हुए देखता है। एक दिन किसान सोचता है कि यार मैं किस धुन में गाता हूँ, क्या गाता हूँ, क्या ये बकरी का बच्चा समझने लग गया है, क्या ये जानता है कि मैं क्या गाता हूँ। तो वो उस भावना के साथ उससे बकरी के बच्चे से बात करने की कोशिश करता है कि मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, आप समझते हो क्या।
तो बकरी का बच्चा आंखों में पानी लाके हाथ जोड़ के जवाब देता है। मैं आपके दर्शकों से सभी से कहना चाहूँगा कि उस बकरी के बच्चे का जवाब सुनते समय आप अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की फ़ोटो रखें, माँ का चेहरा ध्यान रखें। वो बकरी का बच्चा कहता है, वो पूछता है कि भाई मैं क्या गाता हूँ, क्या बजाता हूँ, आप समझते हो क्या? वो बकरी का बच्चा आंख में पानी ला के कहता है कि साहब मुझे नहीं पता आप क्या गाते हैं, मुझे नहीं पता आप किस धुन में गाते हैं, क्या बजाते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आपकी ढोल की पर्दा जो है, ढोल का पर्दा आपने मेरी माँ की खाल का बनाया था। मेरी माँ की खाल पे आप चोट मारते हैं, मुझे दर्द होता है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी माँ के प्रति मेरे इमोशंस जो हैं वो कमज़ोर कर दूँ, बॉन्ड कर दूँ। मेरा उनके प्रति जो बॉन्ड है वो टूट गया है। आप उसकी थाप पे चोट मारेंगे, मुझे दर्द होता है, मैं उस दर्द का विरोध करने के लिए कदम मारता हूँ। आप उसको डांस समझते हैं तो ये आपकी भूल है। तो वो तमाम बच्चे जो ये आजकल मैं क्या देखता हूँ, गांव से शहर में बच्चा आया, गांव से हॉस्टल में बच्चा आया, तो वो एक अलग तरह की स्वच्छंद आज़ादी महसूस करता है कि अब किसको क्या पता चलेगा। क्लास में आधे घंटे गुरुजी नहीं आए तो एक अलग तरह की मौज मस्ती चल जाती है कि अब गुरुजी को क्या पता चलेगा। तो वो तमाम बच्चे जो ये सोचते हैं कि अब मम्मी पापा को क्या पता लगेगा, हम मम्मी पापा से दूर हैं, तो मैं उन तमाम बच्चों को आपके मंच से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा केवल भौतिक वस्तु नहीं है। जी। मम्मी पापा शक्ति है, पूजा है, त्याग है, प्रार्थना है, समर्पण है। आप यदि उनको समझोगे तो निश्चित तौर पे कामयाब होगे। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति अपने इमोशंस को मजबूत रखें, उनके लिए दिन रात प्रयास करें, वो निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। जी। प्रदीप जी ने एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी सुना दी। मुझसे रहा नहीं गया, एक बात मुझे भी कहनी किसी कवि की याद आ गई कि हमेशा के लिए आप जैसे मोटिवेटरों की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बच्चे अपने आप में कमज़ोर महसूस करते हैं, कबीरदास जी ने कहा है कि जननी भगत जने कह दाता कह सूर, नहीं तो माता बांध लियो कि व्यर्थ गंवावे नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और शुरुआत आपने कहाँ से की और कितने बच्चों का अभी तक नीट में सिलेक्शन दिया है, हरियाणा के बारे में आप जरा दर्शकों को बताएं। मैं हरियाणा में हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग पिछले 7 साल में हमारे जोन के अंदर एक छत के नीचे तीनों सब्जेक्ट पढ़ के हमने सबसे अच्छा रिजल्ट बनाने का क्रेडिट हमने बना रखा है। मेनली हमने पिछले 6 साल में 150 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट MBBS के लिए भेजे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो मदर इंस्टीट्यूट हैं, जो आवर्स अकेडमी है, ये संकल्प का मैं बता रहा हूँ। आवर्स अकेडमी जो है वो पिछले 14 साल से हरियाणा के अंदर, जो राजस्थान में जिस तरह जेट का एग्ज़ाम होता है, मैंने पहले भी बताया, उस तरह हरियाणा के अंदर HAU का एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें 55 सीटें हैं। उन 55 सीट में से एवरेज यदि पिछले 14 साल का आप निकालेंगे तो मोर देन 45 सीट पर ईयर हमारे बच्चों की निकलती है। और ये एक राजस्थान के बच्चों के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जेट और ICR के एग्ज़ाम के लिए आप आवर्स अकेडमी की वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। ये रिकॉर्ड है जी। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड सर ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर यही रहेगा कि क्या ये हरियाणा को भी फ़ायदा मिलेगा या फिर आप लोग राजस्थान में भी कभी सेवा दोगे हम लोग? राजस्थान के बारे में, आपके नौहर के बारे में भी मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये धर्म नगरी है। जी, धर्म नगरी है, बिल्कुल धर्म नगरी है। ये संस्कारों का शहर है, ये उभरता हुआ शहर है। यहाँ शिक्षा की बहुत व्यापक संभावनाएं हैं और हमेशा से ही नौहर ने शिक्षा में अलग मुकाम हासिल किए हैं। यहाँ के सैकड़ों डॉक्टर्स हैं, सैकड़ों IITians हैं। यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन अब भी यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा स्कोप है, जिससे कि बच्चों को सीकर, कोटा, दिल्ली, तारानगर, चंडीगढ़ जाने की जो पीड़ा है उससे बचाने की कोई कोशिश करे। यदि यहाँ पे अच्छा कोई सेटअप तैयार होता है तो इन बच्चों को निश्चित तौर पे फायदा होगा। बहुत बड़ी संभावनाएं नौहर के अंदर है। जी। अभी संभावना है, मतलब अभी आप कितना तो नहीं काट सकते आज ही। प्लान हम कर रहे हैं, समय के साथ आपको बताएंगे। जी। शिक्षा चौपाल क्यों न हरियाणा से लेकर के राजस्थान तक नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे ऑल वर्ल्ड में फैले। और शिक्षा चौपाल नाम से जो इन लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था, और विशेष रूप से उस चौपाल प्रोग्राम के माध्यम से जो बच्चों के अभिभावक जुड़ते थे
उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते थे? क्योंकि लगभग गाँवों का जब दौरा करते हैं तो लगभग अनपढ़ माँ बाप होते हैं, उनको आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए? बच्चों को क्या भरोसा दिलाते हैं, माँ बाप को कैसे भरोसा दिलाते हैं, वो भी ज़रा दर्शकों को ज़रा बताएं। मैं सभी अभिभावकों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने कलेजे का दायरा इतना बड़ा तो रखें कि आपका बच्चा उस दायरे से बाहर ना निकले। जी जी। आप इतना काम तो कम से कम करें जी कि आपका बच्चा आपको आइडियल समझे। आपका बच्चा यदि किसी फिल्म स्टार को, क्रिकेट स्टार को आपकी प्रेजेंस में आइडियल समझता है तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप पर विचार करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर क्या देखता हूँ कि गार्जियंस फीस दे देते हैं, मोटी फीस दे के अपने आप की ड्यूटी को पूरा किया हुआ मानते हैं। लेकिन मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आपकी फसल पकी हुई है जी और उस पकी हुई फसल पर यदि बादल मंडरा जाएं बिल्कुल, तो आप पूरी रात सो नहीं पाते हैं। नहीं सो पाते। 6 महीने की फसल को बर्बाद होने की संभावना में आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। जी जी। आप अपनी नस्ल के बारे में भी इतना सोचना शुरू करें। जिस दिन आप अपनी इस नस्ल के बारे में सोचेंगे, निश्चित तौर पर आपका महीने में 2 बार आपके बच्चों के टीचर्स के साथ भी वार्तालाप शुरू होगा। आप रेगुलर स्कूल के अंदर मूवमेंट शुरू करेंगे। केवल फीस देके ड्यूटी पूरी हुई समझने वाले अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जुड़िए, उनके लिए टाइम निकालिए, उनके लिए वक्त निकालिए। आप हमारी इंस्टीट्यूट हो, कोई और इंस्टीट्यूट हो, यदि एक इंस्टीट्यूट के ओनर के पास 1000 बच्चे हैं तो वो आपके बच्चे के लिए 1/1000 है। जी जी। चाहे वो कितना ही समर्पित प्रयास कर रहा हो, लेकिन आप आपके बच्चे के लिए 1/1 हैं। आप अपने बच्चे के लिए 100% हैं। आपका बच्चा आपके लिए केवल बच्चा नहीं है, आपकी पूरी दुनिया है। उस दुनिया को सही तरीके से पोषित करने के लिए, सिंचित करने के लिए, बड़ा करने के लिए आपको खुद प्रयास करने पड़ेंगे। और उन प्रयासों की सबसे पहली शुरुआत आपके अंतर्मन में इस बात का, विचार का, इस भाव का पैदा होना जरूरी है कि आप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि यदि गार्जियन ठान ले कि मुझे मेरे बच्चे को कामयाब करना है, दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती, वो बच्चा निश्चित तौर पे कामयाब होगा। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से आपने हमारे फेसबुक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम के माध्यम से इतना बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच दिया, वाकई ही एक सोचने वाला विषय है कि आज के ज़माने में शिक्षा का निजीकरण हो गया है और आप जैसे ट्यूटरों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। बात पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, निजीकरण बुराई नहीं है। हर सेक्टर में निजीकरण हो रहा है। शिक्षा में निजीकरण होकर शिक्षा के स्तर में यदि कोई सुधार आता है, शिक्षा में किसी फीस वर्दी के बाद, शिक्षा में किसी नए इन्वेस्टमेंट के बाद यदि आपके बच्चे को सही पोषण मिलता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला वक्त बदलेगा। आपको मीडिया के बंधुओं को भी ये समझना पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूं अखबार में आजकल न्यूज़ आती है, कटिंग आती है कि फीस बढ़ा दी, फीस ले रहे हैं स्कूल वाले, ये कर रहे हैं। आप और सेक्टर के बारे में बात करिए। शिक्षा तो एक सरस्वती का वो मंदिर है जहाँ से आपके संस्कार, भाव, कामयाबी, विचार सब कुछ बदलने हैं। आपकी आने वाली पीढ़ी का सब कुछ बदलना है। उस पर तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आप एज इट इज़ लक्ष्मी के रूप में बच्चों को देना चाहेंगे, या वो प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को संस्कारों के रूप में, सरस्वती के रूप में देना चाहेंगे, या आपको तय करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये तय कर लेंगे, उस दिन के बाद आपको निजीकरण जैसे शब्द या किसी भी तरह के कोई इनिशिएटिव शिक्षा में कोई आदमी ले रहा है, शिक्षा की ग्रोथ के लिए यदि उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या कोई नए प्रयास कर रहा है, या कोई फीस बढ़ा के भी प्रयास कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि फीस दुगनी दीजिए। मैं तो गार्जियन से कहता हूं कि आप दुगनी फीस दीजिए, लेकिन संबंधित टीचर से, संबंधित संस्थान से कमिटमेंट लीजिए। उनका आउटपुट जरूर है, उनका आउटपुट के बारे में बात, बस इसी बात के लेके बात हो रही है। इस बात में आपका समर्थन चाहूंगा। आप यदि शिक्षा का मंदिर बनाए हुए हैं, आप यदि शिक्षा के उपासक हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आप फीस की या किसी और व्यवस्था की बात के साथ आपको ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और वो मन से लेनी चाहिए कि आप आने वाली पीढ़ी को कुछ देने के लिए बने हैं। निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, इतनी सारी बातें सुनी, दरअसल आम दर्शकों के मन में आता है कि सर है कहाँ से, तो मूलतः थोड़ा सा अपना परिचय। मैं हिसार के अंदर, मैंने पहले ही बताया, आवर्स अकेडमी और संकल्प इंस्टीट्यूट है। आवर्स अकेडमी BSc एग्रीकल्चर और लुआस के जो एग्ज़ाम होते हैं वेटरनरी एडमिशन के, उनके लिए तैयारी कराता है। और संकल्प इंस्टीट्यूट हमारा जो है वो IIT और नीट के लिए 11th 12th फाउंडेशन के लिए बना हुआ है। मैं वहाँ बॉटनी टीच कर रहा हूँ, और अभी मैं नौर आया हुआ हूँ। हमारे घर में एक पिछले 100 महीने पहले
एक मिस हैपनिंग हो गई, तो मैं यहीं हूँ बच्चों के पास लॉकडाउन के चलते। जी जी बिल्कुल, हमारी संवेदना आपके परिवार के साथ है सर, और आपने अनमोल वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। फेसबुक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम के माध्यम से नेक्स्ट किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे। शिक्षा से लेकर के राजनीति के हर एक पहलू पर हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। नूर क्षेत्र का लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा देखने वाला एकमात्र फेसबुक लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम कभी की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।